हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या है? आजकल का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्यों हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस क्यों बढ़ते हैं, उसके बारे में और होम्योपैथी में उसका क्या सॉल्यूशन है। होम्योपैथी से ये सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो हमारा जो एयरवे है, जैसे नेज़ल कैविटी से हम ब्रीथ करते हैं और ट्रेकिया से लेके ब्रोंकाई तक और फिर राइट एंड लेफ्ट लंग दोनों साइड ऑक्सीजन पहुंचता है। वहाँ पे अगर वो वे में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है या तो फिर इन्फ्लामेशन है, कोई एलर्जी के कारण अगर कोई इन्फ्लामेशन या ऐसा कुछ भी हो गया है तो हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मानी कुछ प्रॉब्लम होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है या तो फिर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलते हैं। ब्रोंकाइटिस जो होता है उसके कॉजेटिव फैक्टर क्या है, किसकी वजह से ये डिजीज़ डेवलप होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल में मोस्टली राइनो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस से ये डेवलप हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कम होता है। एंड अदर जो फैक्टर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, देन एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, देन फ्यूम्स है, डस्ट है, केमिकल इरिटेंट्स है, ये सारे जो फैक्टर्स है उससे ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स में सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी काम करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो उसके कारण ये डिजीज़ होने का बहुत ही चांस रहता है। उसके बाद आता है GERD। GERD मीन्स गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। मीन्स जो हमारा एसिड होता है स्टमक का, वो थ्रोट में वापस आता है और एयरवे को डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है। उसके बाद आता है कि सर्टेन टॉक्सिन्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अभी देखोगे तो अभी के जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें क्रैकर्स की वजह से पॉल्यूशन बहुत होता है। फिर ऐसे जो सर्टेन टॉक्सिन्स होते हैं वो मेंटेनिंग फैक्टर भी हो सकते हैं। मेंटेनिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग फैक्टर मीन्स ऐसे फैक्टर्स है जो हमारी सिचुएशन को मेंटेन करता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिनको रेस्पिरेटरी सेंसिटिविटी है ही, जैसे थोड़ी भी डस्ट से उनको प्रॉब्लम होता है या तो फिर ऐसी कोई फ्यूम से या तो फिर एनवायरनमेंट से रूटीन में उनको डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो ये जो मेंटेन करता है एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो उनकी सिचुएशन को मेंटेन करता है, मीन्स उनको रिलीफ नहीं देने देता। तो ऐसे जो फैक्टर्स है इनको मेंटेनिंग फैक्टर्स कहते हैं। उसमें एक और चीज़ भी आ सकती है, अगर कोई काम करता है उनको वैसे ही एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली रहना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल केमिकल इरिटेंट्स होते हैं या तो कोई फैक्ट्री में कोल की फैक्ट्री जो होती है उसमें भी कई बार कई पर्सन को सेंसिटिविटी होती है। सर्टेन जॉब ऐसी भी होती है जिसमें कंटिन्यूसली उनको डस्ट का सामना करना पड़ता है। ये सब जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप कर सकता है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो जनरली 40 के बाद डेवलप होता है। उसके बाद आता है अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या तो फिर कोई ऐसा कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन या तो फिर ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस है, तो उसकी वजह से भी आपकी ये सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। देन अस्थमा है, COPD है। अगर आपके लंग्स पहले से ही वीक है तो भी ब्रोंकाइटिस इजीली डेवलप हो सकता है। ब्रोंकाइटिस जो है वो कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, मीन्स ये एक इन्फेक्टिव डिजीज़ नहीं है, एक में से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ब्रोंकाइटिस जो है वो एक सेल्फ लिमिट डिजीज़ है, वो अपने खुद के लंग्स वीक है उसकी वजह से वो डेवलप हो सकता है। ये सारी बात हुई पॉजिटिव फैक्टर्स की कि जिससे आपको ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। अभी ब्रोंकाइटिस डेवलप हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारे ब्रोंकाइटिस के सिम्टम हैं या सिंपल कफ कोल्ड है?
तो सिम्टम्स में सबसे पहले परसिस्टेंट कफ रहता है 1 to 3 वीक तक, जो बहुत इरिटेट करता है पर्सन को, और ड्राई कफ होता है मोस्टली। उसके बाद आता है आप जब सांस लेते हो तो विस्लिंग साउंड, जैसे विसल सुनाई पड़ती है। अगर जिसको ब्रोंकाइटिस हुआ है वो अगर सोता है या तो बोलता है या तो पास में खड़े होते हैं तो उनके सांस में से विसल जैसा साउंड सुन सकते हैं। देन उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मीन्स उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। थोड़ी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थकान हो जाती है, या तो फिर वीकनेस लग सकती है। उनको फीवर हो सकता है, रनी नोज़ है, कोल्ड कोराइजा के सारे सिम्टम्स होते हैं। देन टायर्डनेस फील होती है एंड फटीग। ये सारे ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स है। उसमें सबसे ज़्यादा उनको जो सांस लेने में दिक्कत होती है उससे पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाता है, और वो एक अक्यूट स्टेज है जिसमें आपको मेडिसिन तुरंत लेनी ही चाहिए, अदरवाइज़ आगे कुछ और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। अब ब्रोंकाइटिस का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो किसी भी पर्सन की हिस्ट्री सुन के, मेडिकल हिस्ट्री सुन के भी हम क्लियर कर सकते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस है कि सिंपल कोल्ड है। उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे न्यूमोनिया को रूल्ड आउट करने के लिए करते हैं। उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू एसेस द लंग कैपेसिटी। देन स्पूटम टेस्ट, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो स्पूटम टेस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गई डायग्नोसिस की बात। उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई भी डिजीज़ हुआ है तो उसकी सीरियसनेस क्या है उसके बारे में हमें देखना पड़ता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है कि उसमें एग्रेसिव जाना है कि आप स्लोली जा सकते हो। प्रोग्नोसिस में अक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। तो अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है उसमें उतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि वो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है उनमें कई बार जो मेंटेनिंग फैक्टर्स होते हैं उसको अगर आप दूर करोगे, या तो फिर सिचुएशनल या तो फिर सीजनल कोई प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से लंग्स रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसको हम प्रॉपर मेडिकेशन से बाहर निकाल सकते हैं। बट वंस अगर कोई डिजीज़ आपकी बॉडी में फ्रीज हो जाता है, मीन्स वो फिक्स हो जाता है और वो आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है, और धीरे धीरे उससे और भी कई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसमें लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन रेयरली डेवलप होती है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट इन होम्योपैथी वी हैव वंडरफुल मेडिसिन प्रेजेंट टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी with the help of medicines and some breathing exercise, and under the observation of doctor you can easily come out from that problem. तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। जैसे कन्वेंशनल जो मेडिसिन होते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट का लंग्स बहुत वीक हो गया है तो उसके लिए उनको थ्रू आउट लाइफ पंप लेने पड़ते हैं, इन्हेलर लेना पड़ता है, ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में आप डेफिनेटली होम्योपैथी की हेल्प ले सकते हो। होम्योपैथी में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिसकी मदद से आप विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हो। ब्रोंकाइटिस में जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसके बारे में पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि अगर होम्योपैथी स्लोली वर्क करेगी तो पेशेंट्स या तो कोई फैमिली मेम्बर परेशान होगा। बट होम्योपैथी में हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल को समझ के उनको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी मदद से आपको कोई ड्रग डिपेंडेंसी नहीं होगी, और ब्रोंकोडाइलेटर या तो फिर स्टीरॉयड या तो फिर और कोई कन्वेंशनल मेडिसिन थ्रू आउट लाइफ चालू रखनी नहीं पड़ेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नॉन टॉक्सिक है एंड बहुत सेफ है, तो होम्योपैथी इज़ बेस्ट अल्टरनेटिव है ब्रोंकाइटिस के लिए। उसके बाद आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन विल एड्रेस इमोशनल फैक्टर्स ऑल्सो। कई बार क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से या तो फिर स्ट्रेस या तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से सोमैटिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि
जब आपको मेंटली कोई डिस्टर्बेंस होते हैं या तो फिर एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है, उसकी इफ़ेक्ट आपको आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये सारे केसेस में होम्योपैथिक बहुत अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि कन्वेंशनल मेडिसिन जो है वो भी इमरजेंसी में बहुत हेल्पफुल रहती है, बट वो जो है वो उसका रूट कॉज क्लियर नहीं करती है, वो सिम्टोमेटिक होती है। जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन इमोशनली पेशेंट को एड्रेस करती है। और फिज़िकल्स में जैसे कि ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम्स बताए हैं उसमें तो आपको रिलीफ मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ आपके जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है या तो फिर स्ट्रेस फैक्टर है, एंग्जाइटी है, और कोई ड्रीम्स आते हैं जिससे आप परेशान हो, या तो फिर कोई भी ऐसा फैक्टर जो मेंटली आपको इरिटेट या डिस्टर्ब कर रहा है, वो सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन एड्रेस करती है। आइए हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस या आधा तोड़ा, आर्सेनिकम एल्बम, एंटीमोनियम टैटेरिकम, नेट्रम सल्फ, फॉस्फोरस, काली ब्रोम, ये सारी मेडिसिन्स और भी कई सारी मेडिसिन्स है जो होम्योपैथी से आपके ब्रोंकाइटिस को ठीक कर सकती है। तो आपको या तो फिर आपके कोई रिलेटिव को अगर ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है तो आप उनको होम्योपैथी 100% रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।